हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीआरपीसी के इस 10th लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे गिरफ्तारी के आगे के प्रोविजंस के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गिरफ्तारी का 41 सेक्शन अच्छे से पढ़ लिया था और आज हम लोगों का टारगेट छोटा सा लेक्चर है और इसमें आज टारगेट रहेगा कि जो 41A से 41D तक के प्रोविज़न हैं इनको कवर किया जाए। ठीक है, 41A से 41D तक के प्रोविज़न। तो सबसे पहले दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम की बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2000। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सेक्शन 41A से 41D तक पूरा, या कोई भी पूछ लेंगे कि सेक्शन 41A या 41B या 41C किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया आप स्पष्ट होने चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा जोड़ा गया। और ये संशोधन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। प्रभावी कब से हुआ है ये आप लोग बताएंगे कि ये संशोधन जो है 2008 वाला ये कब से लागू हुआ है। ठीक है, आप लोग बताइए कब से लागू हुआ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, धारा 41 से लेके 41A to 41D ये हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनसे प्री में आप ये मानेंगे 90% एक आध क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा इससे। ठीक है, तो धारा 41 में क्या दिया गया पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। धारा 41 बात करती है पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना के बारे में। हाजिर होने की सूचना। ठीक है, 41 ख धारा 41 ख कहती है कि गिरफ्तार करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। हालांकि सेक्शन 46 में भी प्रोसीजर दिया गया है। इसके अलावा गिरफ्तार करने अधिकारी गए हैं या जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने गए हैं उनका क्या क्या कर्तव्य है। तो दो चीज़ों की बात करती है, एक तो प्रोसीजर की बात करती है। ये जरूरी हो गया जब गिरफ्तारी में अनियमितता होने लगी, सेक्शन 46 सफिशिएंट नहीं पड़ा तो इस सेक्शन को जोड़ा गया। तो प्रोसीजर प्लस दूसरी चीज़ क्या करती है, ड्यूटी। और ये ड्यूटी किसकी, जो गिरफ्तार करना पुलिस ऑफिसर गया उसकी ड्यूटी। ओके, अब 41 गा की बात करते हैं। इकतालीस गा किस बारे में बात करता है, कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, कंट्रोल रूम की बात करता है। आपसे सीधा सीधा पूछा गया कंट्रोल रूम किस सेक्शन में दिया गया है, तो पूरी सीआरपीसी में कंट्रोल रूम केवल और केवल यहीं पर दिया गया है। और धारा 41D जिसे हिंदी में क्या कहते हैं 41 घ। ठीक है, ये किस बारे में बात करता है, अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। किसका अधिकार, राइट है, ये अरेस्टेड पर्सन का राइट है कि वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अधिवक्ता गया कि हमको मिलना है अपने क्लाइंट से, तो क्या पुलिस मना कर सकती है, पुलिस मना नहीं कर सकती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। ठीक है, टू मीट एन एडवोकेट। ओके, ये हो गए आपके चारों सेक्शन। अब इनको थोड़ा थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना।
देखिए हमने सेक्शन आपको 41 पढ़ाया था और 41 में कंडीशंस बताई थी कि कब कब पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकेगा। लेकिन मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी को लगता है कि इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है अरेस्ट करने की, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस अधिकारी क्या करेगा, सेक्शन 41A में गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध वो एक परिवाद करेगा और परिवाद किया गया है, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन पुलिस अधिकारी को लगता है कि इसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो गिरफ्तार नहीं करेगा। उसका कंडीशन, उसका रीजन जो होगा वो रिटन में देगा, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे मामले में उसको तुरंत हाजिर होने की सूचना दे सकता है। उसको सेक्शन 41A में निर्देश दे सकता है कि आप आइए, आपकी मुझे इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत है। तो पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना पुलिस अधिकारी सेक्शन 41A में देगा और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 41A कहता है। अब मान लीजिए दो कंडीशन होती हैं कि अगर वो व्यक्ति टाइम पे प्रेजेंट हो रहा है और पुलिस अधिकारी की सब बात मान रहा है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, सेक्शन 41A कहता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा व्यक्ति टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो रहा और पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा है तो ऐसे में क्या होगा, उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकेगा। यही सेक्शन 41A का क्लॉज डी कहता है। क्लॉज डी कहता है कि अगर वो व्यक्ति अपने निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, जो कंडीशंस बताई गई हैं, स्वयं की पहचान प्रकट करने का अनिच्छुक है, तो वहाँ पुलिस अधिकारी उसे ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं उन्हें सूचना में वर्णित अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकेगा, उसे अरेस्ट कर सकेगा। ये बात सेक्शन 41D में सब क्लॉज 41A के सब क्लॉज 4 में कही गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 41A। सेक्शन 42 में गिरफ्तार करने की प्रक्रिया बताई गई है। तो गिरफ्तार करने की प्रक्रिया के समय 3-4 कंडीशन है। पहली व्यक्ति कि जो व्यक्ति गिरफ्तार करने गया है उसका सही से उस नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, है ना, स्पष्ट पहचान, जो उसकी नेम प्लेट हो वो स्पष्ट हो। ऐसा ना हो कि नेम प्लेट लगी है उस पर कुछ लिखा ही नहीं है, या नेम प्लेट लगी है उस पर धुंधला धुंधला लिखा है। तो अपने नाम का सही प्रकटीकरण होना चाहिए, स्पष्ट पहचान धारण करना होनी चाहिए, ताकि जब वो गिरफ्तार कर रहा है तो उसको देख के जाना जा सके कि ये कौन व्यक्ति है और किस रैंक का व्यक्ति है ना। उसकी अपनी प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए वो गिरफ्तार करते समय। ठीक है, तो सही प्रकट स्पष्ट पहचान धारण करेगा जिसके उसकी आसानी से पहचान हो सके। अब आप कहेंगे कि अपराधी को गिरफ्तार करने गए और पुलिस अपनी प्रॉपर ड्रेस में होगी तो फिर कैसे पता चलेगा, अपराधी को पता चल जाएगा, वो भाग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग अरेस्ट कर रहे हैं जो पुलिस अधिकारी, तो कुछ वो फॉर्मल ड्रेस में हो सकते हैं और कुछ इनफॉर्मल ड्रेस में हो सकते हैं, या जब अरेस्ट का प्रोसीजर पूरा होगा तो उसको बताएंगे, अपनी नेम प्लेट लगाएंगे कि ऐसे ऐसे ये व्यक्ति, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, मेरा नाम ये है। वो पूरा स्पष्ट रूप से पहचान हो जानी चाहिए कि कौन व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है। हालांकि ये प्रैक्टिकल कितना होता है आप जानते ही हैं। दूसरा, गिरफ्तार करते समय एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा। जब व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। उसमें क्या होगा, उसमें कम से कम एक साक्षी द्वारा उसे अनुप्रमाणित किया जाएगा। ये साक्षी कौन होगा, ये साक्षी या तो परिवार का सदस्य हो सकता है, व्यक्ति के, जो व्यक्ति अरेस्ट किया जा रहा है उसके परिवार का सदस्य हो सकता है, और अगर वहाँ परिवार का सदस्य उपस्थित नहीं है तो कोई भी गणमान्य व्यक्ति की कोई भी परिभाषा नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज में अपनी परिस्थिति रखता है, अपना स्टेटस रखता है, उसे आप गणमान्य व्यक्ति मान सकेंगे। तो गणमान्य व्यक्ति को साइन करना होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि गिरफ्तार करते समय जो मेमोरेंडम बनेगा उस पर कितने व्यक्ति साइन करेंगे, आपसे ये प्री में पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा 2 कर दीजिएगा, क्योंकि एविडेंस में अनुप्रमाणन 2 का होता है और यहाँ पर आपका आंसर क्या है, यहाँ पर जो व्यक्ति प्रमाणित करेगा वो 1 होगा। ठीक है, CRPC 41B में तो ऐसा व्यक्ति 1 होगा। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर परिवार के व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित कर दिया गया तो परिवार को सूचना मिल गई। मान लीजिए परिवार का व्यक्ति नहीं था और किसी गणमान्य व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित कर दिया गया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने नातेदार, मित्र या जिसका भी नाम बताए ऐसे किसी एक व्यक्ति को अपनी सूचना दे सकता है ऐसे ऐसे गिरफ्तारी की। ठीक है, ये सब प्रोसीजर है, कितना पालन होता है ये नहीं पता है, लेकिन आप एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए भविष्य के भावी जज बनने जा रहे हैं, आपको ये प्रोसीजर पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपके सामने अरेस्ट करके व्यक्ति प्रेजेंट किया जाएगा तो आपको इन्हीं प्रोसीजर का ध्यान में रखना है कि ये प्रोसीजर पूरे किए गए या नहीं किए गए, है ना।
तो रिमांड जो एक रिमांड ड्यूटी होती है, रिमांड लेते समय ये सब प्रोसीजर देखना पड़ता है कि ये प्रोसीजर का पालन हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गई, आपने देख लिया। सेक्शन 41B में क्या क्या कंडीशंस है कि एक तो सही पहचान हो, दूसरा व्यक्ति के परिवार या कोई गणमान्य व्यक्ति के साइन होने चाहिए मेमोरेंडम पर, और अगर कोई परिवार के व्यक्ति के साइन नहीं है तो ऐसी स्थिति में परिवार या उसका नातेदार, मतलब कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड हो, उसको इन्फॉर्मेशन देने का उसका राइट है। तीसरा है जिले में नियंत्रण कक्ष। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये बात कही गई कि स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक जिले में और राज्य स्तर पर, कौन कौन स्तर पर, एक तो प्रत्येक जिले में और दूसरा राज्य स्तर पर, है ना, नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। एक तो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा ये प्रत्येक जिले में, और दूसरा राज्य स्तर पर स्टेट वाइज। ये दो नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी पुलिस 41C में, ठीक, सॉरी, स्टेट स्थापित करेगा पुलिस के। ठीक है, दूसरा जिले के बाहर प्रत्येक जिले में जो नियंत्रण कक्ष होगा उस पर एक सूचना पट होगा, और उस सूचना पट पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम, पता, और पुलिस अधिकारी का नाम जिसने गिरफ्तार की गई है उसका पता मतलब जिस पुलिस स्टेशन में वो पोस्टेड है, ये सब चीज़ उस पर प्रदर्शित की जाएंगी। मतलब एक कंट्रोल रूम होगा, जिले स्तर पर जितनी गिरफ्तारी हुई वहाँ जिले स्तर का, और राज्य स्तर पर जो गिरफ्तारी हुई वहाँ राज्य स्तर का पूरा चीज़ लिखा जाएगा कि कौन व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, वो किस क्राइम के लिए गिरफ्तार किया गया, कहाँ से गिरफ्तार किया गया, और पुलिस अधिकारी का नाम और पता, ये सब उस पर लिखा जाएगा। ठीक है, और उन पर जो आरोप लगाया गया है और उनके बारे में जो भी डेटाबेस होगा वो सब जिले से जिले में लिखा जाएगा, और जिले के बाद उसको स्टेट में भेजा जाएगा। तो दो जगह कंट्रोल रूम हो गया, एक स्टेट लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिनको डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट किया जाएगा या जिनके द्वारा अरेस्ट किया जाएगा उनका नाम और पता स्पष्ट उल्लेखित होगा, और दूसरा उस डेटा को इकट्ठा करके समय समय पर उसको स्टेट मुख्यालय में भेजा जाएगा, और स्टेट मुख्यालय उस डेटा को इकट्ठा करेगा, एक डेटाबेस तैयार करेगा, जिस डेटाबेस का प्रयोग अपराधों को रोकने और जो मानवता के विरुद्ध अपराध पुलिस भी करती है उसको रोकने के लिए भी काम आएगा, क्योंकि एकदम एक एक चीज़ लिखी जाएगी कि कौन व्यक्ति अरेस्ट किया गया, कब अरेस्ट किया गया, किसके द्वारा अरेस्ट किया गया। हालांकि फिर वही बात है कि प्रैक्टिकल कितना है ये आप जानते ही हैं, लेकिन हम लोगों को प्रैक्टिकल पर नहीं जाना है। अगला पॉइंट है गिरफ्तार व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। 41D जिस बारे में बात करता है कि जब कोई व्यक्ति अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है, उससे पुलिस द्वारा क्या की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे पूछताछ की जा रही है, इंटेरोगेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इंटेरोगेशन किया जा रहा है उसका, तो ऐसे में इंटेरोगेट होते वक्त उसको अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। इन्वेस्टिगेशन जब गिरफ्तार व्यक्ति का अन्वेषण चल रहा है तो अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार रखेगा। लेकिन ये पुलिस की ड्यूटी, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, पुलिस की ड्यूटी ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब जब इन्वेस्टिगेशन हो तब तब उसका एडवोकेट प्रेजेंट रहे। पुलिस तब भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, तब भी इंटेरोगेशन कर सकती है जब उसका जो एडवोकेट है वो प्रेजेंट ना हो। तो क्या एडवोकेट की प्रेजेंस जो है वो उसके इंटेरोगेशन को इनवैलिड बनाती है? नहीं, लेकिन ये केवल एक राइट है जो अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति के लिए। तो ये जो कंडीशंस है 41A B C D जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको जोड़ा गया था इसलिए ये हमने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिए। बहुत लंबा लेक्चर नहीं है, 14-15 मिनट का लेक्चर है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो लेक्चर में। कमेंट बॉक्स में मिशन APO लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति तभी तक है जब तक कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से हाथ बढ़ाइए और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कल मिलेंगे फिर से नए वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।